इतना वक्त से यूनिट सरकार यहाँ पर बैठी हुई है, कब्जा जमाए हुए है। ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या ही तस्वीरें देखी गई हैं, गंभीर से गंभीर तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और ऐसे में जितना वक्त वो मांग रहे हैं उस वक्त में तो हालात और भी बद से बदतर हो जाएंगे। और ये जो खासी तकलीफ है ये बांग्लादेश की जनता को ही उठानी पड़ेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या बांग्लादेश का जो पूरा सिस्टम है वो इतना ज्यादा धीमा है कि पूरी तरीके से जो चुनाव में बदलाव, चुनाव प्रक्रिया में जो बदलाव चाहती है यूनिट सरकार, उन बदलाव के लिए इतना लंबा वक्त लग जाएगा। वो खुद कह रहे हैं कि लंबा वक्त इसमें लग सकता है। क्या इतना धीमा सिस्टम है बांग्लादेश का? देखिए, इसमें मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि इस अंतरिम सरकार अधिक से अधिक लंबे समय तक अपनी जो शासन में वो बने रहना चाहते, बने रहने की उनकी मंशा है। और अगर वो जेन्युइन तरीके से कार्य करते तो मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इतने कमजोर नहीं है कि उसमें 1 वर्ष या 1.5 वर्ष का कम से कम जो समय मांग रहे हैं वो लगे। और ये जो प्रक्रिया है जल्द भी कराई जा सकती है। और देखिए, जब किसी भी राष्ट्र में इतना बड़ा एक संकट आया हो, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हो और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने का खतरा हो, तो ऐसे में अगर कोई ऐसी सरकार जो कि एक निष्पक्ष होने का दावा कर रही है, जो कह रही है कि हम तो बस कुछ ही समय के लिए हैं और हम तो यहाँ पर स्थितियों को संभालने आए हैं और मैं सिर्फ अंतरिम सरकार का प्रमुख हूँ, ऐसा मोहम्मद यूनुस कहते हैं। लेकिन उनकी जो कथनी और करनी में अभी फर्क बड़ा बिल्कुल दिखाई देता है। अगर वो निष्पक्षता की जब बात करते हैं तो वहां पर भी अनेक सवालिया निशान खड़े होते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अवामी लीग के समर्थकों को और उनकी पार्टी को फासिस्ट करार दे दिया है, और उसी तरीके से वो कट्टरपंथियों पर भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। और वहां पर हिंसा, उपद्रव, उत्पात की जो घटनाएं हैं वो बहुत उनके कार्यकाल में हुई हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी सरकार का जो अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। और इस सरकार की बिल्कुल आलोचना हो रही है और बहुत आलोचना होना स्वाभाविक भी है। तो मेरा ऐसा मानना है बिल्कुल। कि जो वहां पर लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हैं, और यदि इलेक्शन रिफॉर्म करानी ही है तो ये प्रक्रिया जल्द कंप्लीट की जा सकती है और जल्द से जल्द इलेक्शंस का माहौल बनाया जा सकता है। और कानून और लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने की जिम्मेदारी भी मोहम्मद यूनुस की है। उसके लिए उनको कठोर कार्रवाई करके दिखाना होगा। तो ये सारी कार्रवाई को करने के बजाय वो सिर्फ लंबा समय मांग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अप्रोच है ये उचित नहीं है। और इस अप्रोच बिल्कुल का अगर संजीव बांग्लादेश जी, करता है तो कार्रवाइयां तो इसका भारी कई की फटका जानी मिलेगा। चाहिए यूनिट सरकार की तरफ से और मोहम्मद यूनिस की तरफ से, लेकिन वो कार्रवाइयां की नहीं जा रही हैं क्योंकि वो लगातार जिस तरीके से बयान देते हैं उसके पीछे जो घटनाएं घटती हैं वो बिल्कुल विपरीत होती हैं। और ऐसे में उनकी बातों पर विश्वास कर पाना भी अब मुश्किल सा नजर आता है। फिलहाल हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट हम ले लेते हैं। रैनिक, देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से चुनाव को लेकर संशय बरकरार था, ऐसे में एक और सगुफा छोड़ा गया है मोहम्मद यूनिस की तरफ से और बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है। क्या डर सता रहा है मोहम्मद यूनिस को जिसके चलते वो अभी चुनाव कराने से कतरा रहे हैं, काफी बदलाव वो चाहते हैं? सबसे पहले इसका भी जवाब दीजिएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि बांग्लादेश की जनता के दिल में क्या है? जिस तरीके से ऐलान किया गया है उसके बाद बांग्लादेश की जनता की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, बांग्लादेश का जनता का तो एक ही उम्मीद था कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है इनके तरफ से जल्द जो नया सरकार ये गठन करने का जो प्रयास वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अगस्त महीने में जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था उसी टाइम पर बताया गया था कि 6 महीने के अंदर चुनाव होगा बांग्लादेश में और नया सरकार जो है वो नया तरीके से बांग्लादेश को सजाएगा और नया तरीके से बांग्लादेश को चलाएगा। और यही उम्मीद लेकर बांग्लादेश का जो उन लोगों के मन में एक ही उम्मीद था कि मोहम्मद यूनिस का ये इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जल्द चुनाव करवाया जाएगा और बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसमें बदलाव आएगा और उसके साथ साथ ही नया सरकार आके बांग्लादेश को डेवलप करेगा। मगर अभी जो दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद यूनिस को कुछ डर सता रहा है। वो डर हो सकता है सत्ता का डर, वो डर हो सकता है कि कट्टरपंथियों का डर, क्योंकि मोहम्मद यूनिस को ये लगने लगा है कि अगले अगर चुनाव होगा तो उस चुनाव के बाद
मोहम्मद यूनिस सत्ता में रहेगा कि नहीं, इसको लेकर भी सवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये पिछले 5 महीने में यानी अगस्त महीने से ठीक लेकर है। लगातार जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस के ऊपर ठीक सवाल है, खड़ा हो रहा है। रैनिक आएंगे आपके पास, संजीव जी आएंगे आपके पास भी। फिलहाल एक बड़ा अपडेट और सामने है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेशी आर्मी को अमेरिका से झटका लगा है। बांग्लादेश की डिफेंस डील ठंडे बस्ते में चली गई है। F-16 की डिमांड पर यूएस ने सवाल उठाए हैं। अमेरिका ने F-16 बेचने का फैसला टाल दिया है। तो अमेरिका ने F-16 बेचने का फैसला जो पहले किया जा रहा था, जिस पर विचार पहले से किया जा रहा था, उसको टाल दिया। और ऐसे में बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरीके से लगातार यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी में, हथियारों में बढ़ोतरी करने के लिए रणनीति बना रहा था, उस पर एक बड़ा झटका जो है अमेरिका की तरफ से लगा है। और चलिए संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, अमेरिका ने एक बार फिर से बड़ा झटका बांग्लादेश को दिया है। F-16 बेचने पर विचार हो रहा था, ऐसे में यूएस ने इस पर सवाल उठाए हैं और फिलहाल के लिए फैसला जो है वो टाल दिया गया है। जी जी, देखिए, अब बांग्लादेश के प्रति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रुख में बड़े बदलाव आने की पूरी संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को सत्ता संभालने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान ये बात स्पष्ट रूप से कही थी कि बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर के वो बहुत चिंतित हैं और बांग्लादेश में जो विशेष रूप से हिंदू कम्युनिटी पर जो हमले हुए उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी कड़ी आलोचना भी की थी और ये भी कहा था कि यदि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति रहा होता तो मेरी वॉच में बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई होती। लेकिन अगर आप उसके पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच देखें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के डीप स्टेट ने बांग्लादेश में जो भी उथल पुथल हुआ है उसको शह देने का ही काम किया है। एक व्हाइट मैन जिसका की जिक्र शेख हसीना किया करती थी, डोनाल्डो जाहिर है कि उस व्हाइट मैन का नाम था और उस संदर्भ में अमेरिका की तरफ से शेख हसीना के विरुद्ध अनेक तरीके की साजिशें रची गई। उनको जो है अपदस्थ करने में अमेरिका की डीप स्टेट की भी भूमिका रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आतंकवाद, अतिवाद और डीप स्टेट के बिल्कुल विरुद्ध है और अब जो सपोर्ट डीप स्टेट का और अमेरिका के बाइडेन प्रशासन का अभी तक की जो मोहम्मद यूनुस की सरकार को मिल रहा था वो जाहिर है कि आने वाले समय में वो नहीं मिलने जा रहा है। और मोहम्मद यूनुस को यदि अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखने हैं तो जाहिर है कि उनको वहां पे कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, जो कानून का शासन स्थापित करना होगा और किसी ऐसे तरीके के इंप्रेशन को अगर वो देते हैं कि ये इतनी बड़ी डील को लेकर के F-16 के जैसे के विमान को आखिर वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, अनेक प्रश्न अमेरिका के नए प्रशासन बिल्कुल, के बिल्कुल, संदर्भ में है। बिल्कुल संजीव जी, और ये सवाल जो है वो वाजिब है। भले ही तुर्की से ड्रोन मंगवा लिए गए हों, भले ही चाइना से मदद अभी तक ली गई हो बांग्लादेश ने, और ऐसे में यूएस की तरफ जब मदद की निगाहें उन्होंने पसारी तो कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी सख्ती के साथ यहाँ पर जो है कह दिया गया था कि जल्द से जल्द अपने इन कट्टरपंथियों पर जो है लगाम लगाए यूनिट सरकार और ये जो हिंसा हो रही है इस पर लगाम लगाए, लेकिन बावजूद इसके इस दिशा में कोई कदम उठा नहीं है। तो ऐसे में उम्मीद किस तरीके से की जा सकती है किसी भी मदद की। फिलहाल रैनिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, देखिए, अभी तक सीमा पर जिस तरीके से ड्रोन देखे जा रहे थे वो ड्रोन थे तुर्की के, उसके बाद फिर नया अपडेट सामने आया था जिस हथियारों को लेकर चाइना से भी मदद मिल रही थी, पाकिस्तान से भी मदद मिल रही थी। ऐसे में यूएस से बड़ा झटका जो है वो अब लग गया है। बांग्लादेश जिस तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है, ऐसे में बॉर्डर पर भी आपने लगातार अपडेट दिए हैं कि ड्रोन देखे जाते हैं, आईएसआई एजेंट जो हैं वो लगातार अब बांग्लादेश में आवाजाही कर रहे हैं और हथियारों को लेकर भी पाकिस्तान के साथ जो डील चल रही थी, यूएस से बड़ा झटका लगा है अब। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश की तरफ से जो तैयारी किया जा रहा था बॉर्डर में हो या आर्मी के अंदर में, जिस तरीके का हाई अलर्ट रखा गया था, जिस तरीके से बांग्लादेश एक वॉर का प्रिपरेशन में लगे हुए थे, उसमें एक बड़ा झटका ये यूएस की तरफ से लगा है। F-16 का जो खरीदने के बाद बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा था उसको अभी रद्द कर दिया गया है। तो एक बड़ा झटका हो सकता है ये बांग्लादेश गवर्नमेंट के लिए। अभी बांग्लादेश गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है कि पाकिस्तान के साथ जो डील हो रहा है वो पाकिस्तान के साथ डील करे या तो इस डील को भी बंद कर दे, क्योंकि जो सिचुएशन बांग्लादेश में अभी फिलहाल चालू हुआ है, जो फिलहाल सिचुएशन के अंदर में से जो बांग्लादेश जा रहा है उसमें लगातार दिखा दे रहा है कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का एक जो कनेक्शन, उस कनेक्शन को अमेरिका की तरफ से अच्छे तरीके से नहीं दिखा दे रहा है। और बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति के ऊपर अमेरिका का जब नजर है, उसी सिचुएशन में बांग्लादेश का ये हालचाल, बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके से हाई अलर्ट में
आर्मी को रखा गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके ऊपर भी अमेरिका का नजर है। और कहा जा सकता है कि ये F-16 का जो डील अभी रद्द कर दिया गया है, ये बांग्लादेश का जो हलचल ये देखते हुए ही अमेरिका की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है। और बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बिल्कुल रैनिक, और अब देखना होगा कि जिस तरीके से यूएस ने यहाँ पर स्टैंड रखा है, जिस तरीके से सवाल जो पूछे गए हैं उसके जवाब यहाँ यूनिट सरकार क्या देती है, किस तरीके से अब बयान जो है वो यूनिट सरकार की तरफ से देखा जाएगा।